हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का निशान सर स्वागत करता हूं आप सभी का तनु क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का क्लास फिर से जबरदस्त, मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 7, जिसका नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। प्यारे बच्चों, इसका आज हम करेंगे सब्जेक्टिव। इससे पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और ऑब्जेक्टिव भी कर लिया है। यानी कि प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके सर्च कर लेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स बाय तनु क्लासेस, और प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी इसमें जितने क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आए हैं, और अगर आप यहां पे करा रहा हूं जितना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न फिर नहीं छूटेगा। बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे या इससे रिलेटेड आएंगे, आप अच्छे से लिख सकते हो अगर आप कंसेप्ट को समझ लोगे। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो आज का प्यारे बच्चों हमारा पहला क्लास है धारणीय आर्थिक विकास क्या है। चलिए सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि धारणीय विकास, प्यारे बच्चों याद करो, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, है ना, मैंने आपको चैप्टर में प्यारे बच्चों पढ़ाया था कि धारणीय विकास का जो मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है एक लंबी विकास की प्रक्रिया। क्या है? एक लंबी विकास की प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, धारणीय आर्थिक विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों, यानी कि प्यारे बच्चों भविष्य की बात कर रहा है ना। धारणीय विकास का अर्थ होता है कि जो केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोचे, आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचता हो प्यारे बच्चों, आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता को नुकसान न पहुंचाए। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सबके लिए समान अवसरों पर जोर दिया जाता है। यह होता है धारणीय आर्थिक विकास, एक ऐसा विकास जो केवल वर्तमान का नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी है उनको भी नजर में रखता है, ताकि उनको प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं हो और उनकी भी जरूरत अच्छे से पूरा हो। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सतत विकास की दो विशेषता बताएं। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखो, ये सतत विकास है और वो धारणीय विकास था। बिल्कुल बात वही सेम है। सतत विकास भी प्यारे बच्चों एक धारणीय विकास प्रकार होती है, उसी का नाम है प्यारे बच्चों सतत विकास। का मतलब ही होता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। एक ऐसा विकास जो केवल वर्तमान का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पूरा हो, उसे कहते हैं सतत विकास, उसे कहते हैं धारणीय विकास। इसकी दो मुख्य विशेषताएं देखो प्यारे बच्चों। पहला, पर्यावरण संरक्षण। पहला क्या है? पर्यावरण संरक्षण। यह विकास प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने हेतु किया जाता है ताकि पर्यावरण नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, अगर क्या होता है प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध है अगर उसका संरक्षण करेंगे तो यकीन करो प्यारे बच्चों क्या होता है कि पर्यावरण क्या होते हैं हमारे बचते हैं। और दूसरा क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा। मैंने बोला था ना कि केवल वर्तमान नहीं, सतत विकास जो होता है प्यारे बच्चों भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचती है। ठीक है, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, यह विकास ऐसा होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जरूरतें पूरी कर सके। आया समझ में? है ना। तो सतत विकास और धारणीय विकास, बात वही है प्यारे बच्चों कि केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतें के बारे में सोचती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है, जिससे हमारा पर्यावरण बचता है। क्लियर? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास की दो प्रमुख शर्तें बताएं। भैया शर्त, है ना, ऐसा कौन कौन सी शर्त है प्यारे बच्चों? इससे पहले हमने विशेषता जाना है। क्या विशेषता? अब हम जानेंगे शर्त। हर चीज की एक शर्त होती है ना। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले एक शर्त पूरी करनी होगी। ठीक है, तो चलो सतत विकास की दो प्रमुख शर्तें बताएं। तो बिल्कुल सतत विकास की दो प्रमुख शर्तें हैं। पहला, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अब विवेकपूर्ण मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से, समझदारी के साथ, है ना। क्या? समझदारी के साथ। किसका? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये पहला शर्त है। प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वे खत्म ना हो और भविष्य में भी उपलब्ध रहे। अब ऐसे नहीं कि अगर मिल गया है भैया तो झोला भर लो, हाँ, दूसरे के लिए सोचे ही नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों असल इंसान वही होता है, उसी के अंदर इंसानियत होता है जो खुद के अलावे दूसरे के बारे में जरूर सोचता हो। ठीक है, ये इंसान की एक इंसानियत की पहचान होती है। तो प्यारे बच्चों संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि भैया हमें मिल गया है ला
ला दे, सब तो हमारा ही है। नहीं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। और दूसरा शर्त क्या है बेटा, इसका दूसरा शर्त है समानता और न्याय। क्या है? समानता और न्याय। विकास सभी लोगों के लिए समान अवसर और लाभ सुनिश्चित करे ताकि समाज में असमानता न बढ़े। समझ गए? सतत विकास की दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है समानता और न्याय, यानी कि लोगों के बीच, हमारे समाज में बहुत से वर्गों में लोग रहते हैं, तो उन वर्गों में कोई भी असमानता ना हो, इसलिए सतत विकास जरूरी है और सतत विकास की ये शर्त है। इससे क्या होगा? इससे उनके बीच जो असमानता है वो खत्म हो जाएगी और असमानता नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सतत विकास की दो शर्तें ये रही, पहला संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और दूसरा समानता और न्याय। ठीक है, क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। चलो अगला प्रश्न है, हरित राष्ट्रीय आय क्या है? ग्रीन नेशनल इनकम। क्या है प्यारे बच्चों? ग्रीन नेशनल इनकम। अब प्यारे बच्चों, हरित राष्ट्रीय आय के बारे में मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ याद आ रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या करता है? ये सतत विकास यानी कि जो धारणीय विकास है उसको मापने का काम करता है ना। हमारा जो सतत विकास है, जो धारणीय विकास है, उसको मापने के लिए कोई तो कोई चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा भैया कि धारणीय विकास सही है या नहीं, विकास हमारा विकास की जो प्रक्रिया है वो सही से चल रही या नहीं। तो इसको मापने के लिए आता है ग्रीन नेशनल इनकम। बेटा हरित राष्ट्रीय आय वह राष्ट्रीय आय है जिसे देश की आर्थिक वृद्धि मापते समय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के घटाकर निकाला जाता है। समझ गए? ग्रीन नेशनल इनकम क्या है? हरित राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक वृद्धि को मापता है, देश की आर्थिक वृद्धि को मापता है और उसमें से प्यारे बच्चों जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है, जो पर्यावरण में क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, जो प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है उसको माइनस कर लेते हैं। याद रखेंगे, उसको क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। इसमें प्रदूषण, जंगल कटाई, जल और भूमि का क्षरण जैसी पर्यावरणीय हानियों को शामिल किया जाता है ताकि वास्तविक और टिकाऊ विकास का सही आकलन हो सके। अब अगर जब प्यारे बच्चों इन सबको माइनस नहीं करेंगे तो हमारे जो विकास है उसमें अशुद्धियां शामिल हो जाएगी। क्या पेड़ों को काटना प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं विकास है? नहीं है। प्रदूषण विकास है क्या? नहीं है। जल और भूमि का क्षरण यानी कि बर्बाद करना क्या विकास है? नहीं है। तो जब हम विकास को मापेंगे तो इन सबको हटाएंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक विकास क्या है ना, वास्तविक विकास क्या है और टिकाऊ विकास में क्या अंतर है, ये पता चलता है। समझे? तो ये हो गया हरित राष्ट्रीय आय, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण का क्या अर्थ है? लो अब तुम सब खुश हो गए हो भैया, अभी तो क्वेश्चन आया जो हमारे लायक है ना। पर्यावरण का क्या अर्थ है? नाम, जिसके नाम में ही प्यारे बच्चों एक आवरण छिपा है। पर्यावरण, आवरण, समझ रहे हो? मैंने बताया था कि हमारे चारों ओर, हम अपने चारों तरफ एक आवरण से घिरे हुए हैं, हम अपने चारों तरफ एक आवरण से घिरे हुए हैं जिसे कहते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट, है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों पर्यावरण वर्ड का मतलब समझ लो कि हमारे चारों तरफ का आवरण। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ है वो सभी बाहरी और आंतरिक परिस्थितियां, वस्तुएं और जीव जंतु जिनके साथ मानव और अन्य जीव जंतु रहते हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर, जलवायु और मनुष्य के आसपास की प्राकृतिक और कृत्रिम चीजें शामिल होती है। क्या सुंदर सा डिफिनेशन आपके सामने प्यारे बच्चों कि पर्यावरण का अर्थ यह है कि प्यारे बच्चों हमारे चारों ओर एक ऐसा आवरण, हमारे चारों ओर एक ऐसा आवरण जहां पे मानव और जीव जंतु एक साथ रहते हैं, जहां पे हवा, पेड़ पौधे, मिट्टी, जानवर, जलवायु, ये सभी चीज देखने को मिलते हैं। उस आवरण को पर्यावरण कहते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गया? उस आवरण को कहते हैं बेटा पर्यावरण। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत सुंदर सा, भौतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? अब बोलोगे सर पर्यावरण तो पता है, भौतिक पर्यावरण? बउआ याद करो ना, याद करो जरा। पर्यावरण का मैंने दो भागों में बांटा था, याद आया? एक बांटा था प्यारे बच्चों फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। हाँ अब याद आ गया होगा, मुझे पता है ना। एक हो गया फिजिकल इन्वायरमेंट और एक था प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्लियर है ना? दो तरह का बांटा था मैंने, याद तो आ ही रहा होगा प्यारे बच्चों। फिजिकल और बायोलॉजिकल, तो उसमें से आपका फिजिकल यानी कि भौतिक पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है। चलो बताते हैं।
भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक और भौतिक तत्व जो जीवन और गतिविधियों को प्रभावित करते हैं इसमें शामिल है। यानी कि प्यारे बच्चों, भौतिक पर्यावरण में कौन सी चीजें शामिल है? प्राकृतिक चीजें शामिल है। कौन सी चीज? प्राकृतिक चीजें शामिल है। और प्राकृतिक चीज क्या है? हवा, पानी, वायु, है ना, वही बेटा हवा नदी, पहाड़, पर्वत, है ना, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। और ये किसमें शामिल है? भौतिक पर्यावरण में। भूमि और भू आकृति, पहाड़, मैदान, घाटी, है ना। जल संसाधन में प्यारे बच्चों नदी आती है, झील है, समुद्र है। क्या ये खुद बनाते हो क्या? नहीं ना, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो भौतिक पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। हवा और जलवायु, प्राकृतिक संसाधन में खनिज, मिट्टी, वन, ये सभी तो हैं। ये सब किस में आते हैं? ये सब भौतिक पर्यावरण के अंदर शामिल है। चलो, क्लियर हो रहा है बात, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों, यह मानव जीवन और समाज की गतिविधियों के लिए आधार तैयार करता है। बिल्कुल, समाज की गतिविधियों यानी कि समाज को आगे बढ़ाने में प्राकृतिक संसाधन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो समझ गए भौतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा पर्यावरण जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को शामिल करते हैं वो भौतिक पर्यावरण होता है। और प्राकृतिक संसाधन ये रहे। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा ये ऊपर हो गया, कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण अवनति क्या है? पर्यावरण अवनति, दो चीज पर आया था, अवनति, अभिनति, है ना, याद आया? पर्यावरण अवनति क्या है? चलो ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पर्यावरण अवनति, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट। अवनति वर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था। पर्यावरण तो समझ गए, अवनति का मतलब ही होता है कम, यानी कि बेटा गिरना। क्या? गिरावट, समझे? यानी कि प्यारे बच्चों, पर्यावरण के गुणों में गिरावट आना पर्यावरण अवनति कहलाता है। इसमें जंगलों की कटाई, जल हवा का प्रदूषण, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जैव विविधता का नुकसान आदि शामिल है। अरे भैया एक बात बताओ, पर्यावरण को नुकसान कब पहुंचेगा? पर्यावरण के गुण में गिरावट कब आएगा? जब हम प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाएंगे। आया समझ में? कंसेप्ट ये है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट प्यारे बच्चों ये है कि पर्यावरण के गुणों में गिरावट कब आएगा? तो वह गिरावट तब आएगा जब हम प्राकृतिक संसाधनों को छेड़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, देखिए यह मानव जीवन और अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल, पर्यावरण अवनति होगा भैया तो यह हमारे लिए कहां से सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी पर्यावरण में तो हम लोग रह रहे हैं। आया समझ में? इसी पर्यावरण में तो हम लोग हैं। और भैया जब इसी पर्यावरण को खत्म करोगे तो कैसे चलेगा? जिस घर में रहते हो क्या उस घर को खत्म करते हैं? नहीं करते, उसको हम सजाते हैं, उसको सजा के रखते हैं। पर्यावरण बेटा एक घर है जिसमें हम सभी दुनिया के तमाम लोग इसी के अंदर रहते हैं। सामाजिक घर है, नहीं सामाजिक नहीं है बेटा, एक ऐसे ही नेचुरल घर है। इसे नेचुरल घर हाउस बोलेंगे। क्या? नेचुरल हाउस। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? अच्छा, प्रदूषण क्या होगा बेटा? जब किसी चीज को कुछ खराब करते हैं, है ना, जब कोई चीज गंद हो जाता है, खराब हो जाता है तो वो प्रदूषण है। जिस वजह से क्या होती है? हानिकारक होती है। वो प्रदूषण क्या होती है? हानिकारक होती है और लोगों को क्षति पहुंचाती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है पर्यावरण प्रदूषण। किसकी बात कर रहा है लल्ला? यहाँ पे बात कर रहा है पर्यावरण प्रदूषण का, है ना। चलो ठीक है, तो देख लो पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण उस स्थिति को कहते हैं जब वायु, जल, मिट्टी या ध्वनि में हानिकारक पदार्थ शामिल हो जाते हैं, है ना। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहेंगे? तो सबसे पहले भैया तुम्हें पता है ना कि पर्यावरण में क्या क्या चीज आते हैं? ये सभी आते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो जब इन सभी चीज में कुछ हानिकारक पदार्थ शामिल हो जाए, यानी कि कुछ मतलब कचरा शामिल हो जाए, है ना, जो हमारे लिए सही नहीं है, हानिकारक पदार्थ है, वो शामिल हो जाए तो उससे क्या होते हैं? प्रदूषण होते हैं, जिससे मानव, पशु, पेड़ पौधे और प्रकृति को नुकसान पहुंचता है ना। जिससे क्या होता है? जिससे हम सभी को नुकसान पहुंचता है, वो पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे धुआं, औद्योगिक कचरा, मतलब कि कंपनी से निकलने वाले कचरा, प्लास्टिक, जहरीले गैस। जब इन सभी को प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? जब इन सभी को हम, जैसे धुआं ले लो, अगर धुआं प्यारे बच्चों देखते हो ना, शाम को अगर कोई आग लगाता है, धुआं जाता है ऊपर, तो फिर हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है ना, हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है ना। यानी कि क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण। क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण। और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण में मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों चैप्टर में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण
और ध्वनि प्रदूषण। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि पर्यावरण प्रदूषण में 3 मुख्य रूप से शामिल होते हैं। क्लियर है ना? चलो, तो ये समझ गए पर्यावरण प्रदूषण क्या है। अगला प्रश्न देखना प्यारे बच्चों। आइए, अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत अपक्षय क्या है। ओजोन परत अपक्षय क्या है, इसको समझो। तो प्यारे बच्चों, ओजोन परत अपक्षय का अर्थ है पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय परत में मौजूद ओजोन की मात्रा घट जाना। ऊपरी वायुमंडलीय परत यानी कि प्यारे बच्चों हमारे वायुमंडल में जो सबसे ऊपरी परत है उसमें से ओजोन की मात्रा घट जाना, ओजोन परत अपक्षय। अपक्षय माने प्यारे बच्चों क्या, एक तरह का कम होना, एक तरह का हानिकारक पहुंचना, है ना। अपक्षय हो गया मतलब कि घिस गया। तो प्यारे बच्चों कब होता है, तो ओजोन परत में कौन सी गैस होती है बेटा, ओजोन मौजूद होती है, तो ओजोन की मात्रा घट जाती है, यही ओजोन परत अपक्षय होता है। ओजोन परत का काम क्या है बेटा, ओजोन परत का काम है अल्ट्रा वायलेट रे किरणें से बचाना, है ना, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसे कहते हैं पराबैंगनी किरण। क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरण से क्या करता है, हमारी सुरक्षा करती है ना। सूर्य से निकलने वाली एक सबसे हानिकारक किरण, सबसे एकदम हानिकारक भैया, अगर पड़ गेलो शरीर पे बस छटपटाए लगभग तुरंत, है ना। तो वही किरण से क्या करती है, पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है, सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रोकती है। जब यह परत कमजोर होती है तो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी और पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। भैया ओजोन परत जो है बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगर ये नहीं रहे तो सोच लो कि कैंसर की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, त्वचा सीधा आके अटैक करता है त्वचा पे। अगर वो रोशनी जैसे ही त्वचा पे पड़ेगी बेटा, या तो उसको स्किन डिजीज कर देगी, मतलब जला देगी, बिल्कुल स्किन बर्न कर देगी, और प्यारे बच्चों एक गंभीर बीमारी जिसका नाम है कैंसर, ये उत्पन्न होती है। कौन सा कैंसर, त्वचा कैंसर, ठीक है। तो इसलिए सोच लो कि ओजोन परत कितना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और ग्रीन हाउस के बारे में चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। चैप्टर में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था। जो भी बच्चे चैप्टर को पढ़े हैं अब जैसे ही इसको देखे होंगे वो समझ गए होंगे भैया ग्रीन हाउस क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि नहीं। वो समझ गए होंगे कि भैया ग्रीन हाउस क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हो तो भैया समझ लो कि फिर क्वेश्चन आंसर रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़े हो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को समझते हो, याद करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने 3 बार पढ़ लिया। पहला चैप्टर के साथ, दूसरा खुद पे पढ़े होगे घर पे, और तीसरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ। क्लियर, इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की वायुमंडल में मौजूद गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सूर्य की गर्मी को फंसाकर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। समझ गए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है प्यारे बच्चों। ग्रीन हाउस क्या करती है, वह वायुमंडल में जो मौजूद गैस है, जो हानिकारक गैस है, यह हमारे लिए जरूरत नहीं है भैया तू चल जा, हमारे वायुमंडल से चल जा, लेकिन ये नहीं जाने देता है। और प्यारे बच्चों ये सभी गैस क्या होते हैं, ये सभी गैस हमारे वायुमंडल में ही रह जाते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, गर्मी को फंसाकर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देते हैं। ये इतने हानिकारक बदमाश गैस है ना, बदमाश छोड़ा वही लोग बात है, बदमाश गैस है ये। बिल्कुल, ये क्या करता है, ये बाहर नहीं निकलने देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है और प्यारे बच्चों हमारे पृथ्वी पे पड़ा, है ना, फिर गर्मी शुरू होती है, तो वो गर्मी प्यारे बच्चों फिर बाहर भी तो जाती है। लेकिन ये जितने बदमाश गैस हैं, कौन सा गैस है ये भैया, बदमाश गैस है। तो ये जितने बदमाश गैस हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, गर्मी को फंसा लेते हैं। ना ना बेटा ना, हम तुमको नहीं निकलने देंगे, है ना, फंसा के रखते हैं, जिस वजह से गर्मी बढ़ती है। ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका परिणाम होता है जलवायु परिवर्तन, इसके कारण ग्लेशियर पिघलना, इसके कारण समुद्र स्तर बढ़ना, इसके कारण मौसम में असमानता है, इसके कारण। ठीक है, और ये सब कैसे होता है चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। क्लियर, चलो बदमाश गैस का नाम याद रखना भैया, ठीक है, CO2, फिर उसके बाद मेथेन का हो जाएगा प्यारे बच्चों। सतत विकास की अवधारणा समझाइए। अगला प्रश्न, सतत विकास की अवधारणा, और सतत विकास तो शुरू में समझ लियो भैया, इसकी अवधारणा समझो। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्यारे बच्चों याद करना, जब मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा था यही प्रश्न आया था कि सतत विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं
है ना। तो इस नाम को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव को लेकर। सतत विकास की अवधारणा का मतलब है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में न डाले। भैया अभी की जरूरत पूरा तो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि तो भविष्य को नाश कर देगा? नहीं, सतत विकास का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि वो अभी के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखता है। इसलिए तो बोला गया सतत विकास, एक लंबी विकास की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें 3 मुख्य बातें शामिल है। चलो भैया 3 मुख्य बातें शामिल है, देख लेते हैं 3 मुख्य बातें कौन कौन सी शामिल है। पहला आर्थिक विकास। पहला कौन सी है? आर्थिक विकास। लोगों की जीवन स्तर और आय बढ़े, है ना। इसका पहला मुख्य बात क्या है कि लोगों को जीवन स्तर बढ़े और उनका क्या हो, उनका आय बढ़े। दूसरा बात है पर्यावरण संरक्षण। सतत विकास का प्यारे बच्चों एक मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा हो। तीसरा सामाजिक समानता। क्या है बेटा? सामाजिक समानता, सभी लोगों को समान अवसर और लाभ मिले। मैंने बोला था ना कि सतत विकास हो या धारणीय विकास हो, वो समाज में क्या लाना चाहती है? समानता। किसी के पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा ना हो और किसी के पास कम ना हो, सबको एक समान लाभ मिले, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, सतत विकास की विशेषता क्या है? सतत विकास की विशेषता क्या है? अब इसकी विशेषता जानते हैं। ठीक है, अब क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? अब हम इसकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। आइए, सतत विकास की विशेषताएं निम्न है। ठीक है भैया, पहला विशेषता पर्यावरण संरक्षण, यानी कि प्यारे बच्चों विकास के दौरान प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को बचाया जाता है। दूसरा विशेषता क्या है कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा है ना। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी तो सोचती है कि नहीं। विकास ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जरूरत पूरा कर सके। सामाजिक समानता, सतत विकास हो या धारणीय विकास हो, ये इन सभी के बारे में सोचती है। सामाजिक समानता के बारे में सोचती है कि विकास ऐसा हो कि सभी लोगों में क्या हो, समान लाभ हो और सभी को समान अवसर मिले। आर्थिक विकास, लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार हो लेकिन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी होना चाहिए। ये सतत विकास की विशेषता है भैया, आर्थिक विकास। विकास हो, लोगों की जरूरत पूरा हो, लेकिन ये दिमाग में भी रखना है कि प्राकृतिक संसाधन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान में रखना है। अगला विशेषता प्यारे बच्चों दीर्घकालीन दृष्टिकोण। अगला क्या है? दीर्घकालीन दृष्टिकोण। यह अल्पकालिक लाभ की बजाय लंबी अवधि की बात करता है ना। सतत विकास की एक ये भी तो विशेषता है कि वो छोटे समय के विकास की बात नहीं करता है, वो ऐसे विकास की बात करता है जो लंबे समय तक चले। ठीक है, कब? लंबे समय तक चले, याद रखेंगे इस बात को। क्लियर? क्लियर टू क्लियर। चलिए, ये रही प्यारे बच्चों सतत विकास की विशेषता। अगला प्रश्न देखिएगा, सतत विकास की आवश्यक शर्तें क्या है? सतत विकास की आवश्यक शर्तें क्या है? तो शर्त अभी कुछ हमने जाना और इसमें अच्छे से जान लेते हैं। पहला क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि संसाधन का सही से उपयोग करना है। संसाधन का क्या करना है? संसाधन का सही से उपयोग करना है। दूसरी इसकी शर्त क्या है कि पर्यावरण संरक्षण। ये विकास कहता है भैया विकास तो ठीक है, लेकिन हमारी शर्त है कि पर्यावरण संरक्षण होनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। क्लियर? और प्यारे बच्चों अगला शर्त है इसका सामाजिक समानता और न्याय, मतलब कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों के बीच एक समान होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और उनके बीच एक समान न्याय होना चाहिए। मतलब विकास ऐसा हो जिसमें सभी को समान लाभ मिले और समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊंचा वर्ग है तो भैया उसको ज़्यादा लाभ मिल गया, नीचा वर्ग है तो इसको कम लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सतत विकास की शर्त होती है भैया क्या? समानता और न्याय। अगला आर्थिक स्थिरता, मतलब कि हम अपने देश में प्यारे बच्चों विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था एकदम से बढ़ जाए और फिर घट जाए। ये कौन सा विकास है भैया कि जब एक समय पे देश की अर्थव्यवस्था पूरा बढ़ गया और एक समय पे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं बढ़ेगा? ये कोई बात है? नहीं ना। तो प्यारे बच्चों इसलिए ये कहा जाता है कि आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, ना तो ज्यादा तेज और ना तो ज्यादा कम। आर्थिक स्थिरता लंबे समय तक चलेगी। क्या? ऐसा विकास जो लंबे समय तक चलने वाली चाहिए, कम में नहीं। जल्दबाजी में किया गया काम शैतान का होता है ना। तो हमें जल्दी विकास नहीं चाहिए, हमें ऐसा विकास दो जो एक लंबे समय तक चले, टिकाऊ बना रहे, स्थिर हो। और प्यारे बच्चों अगला देखो, अगला शर्त क्या है? अगला शर्त है प्यारे बच्चों तकनीकी और नवाचार। तकनीकी और नवाचार, ऊर्जा, जल और कच्चे माल की बचत के लिए नई तकनीक और नवाचार का उपयोग। भैया कुछ नया तकनीक लाओ, है ना,
कुछ नया तकनीक लाओ जिससे क्या हो, जिससे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सके। क्लियर। अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हरित राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी माप कैसे होती है। हरित राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी माप कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा तो इसके बारे में। हरित राष्ट्रीय आय आपको बता दिया था मैंने कि वह राष्ट्रीय आय जिसे आर्थिक वृद्धि मापते है ना, क्या करता है, हरित राष्ट्रीय आय आर्थिक वृद्धि को मापता है। आर्थिक वृद्धि को मापते समय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को क्या करते हैं, घटाकर निकाला जाता है ना। प्यारे बच्चों ग्रीन नेशनल इनकम जो है ये क्या करता है, आर्थिक विकास को मापता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, जो पर्यावरण और जो प्राकृतिक नुकसान है उसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, यह बताती है कि वास्तव में देश की कितनी टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल संपत्ति बनाई है। जब हम माइनस कर लेते हैं तभी तो बताएगी कि भैया वास्तविक कितना विकास हुआ है ना, वरना फिर उसमें तो अशुद्धियां शामिल हो जाएंगी अगर नहीं घटाएंगे तो इसलिए जो खराब है उनको हम निकाल देते हैं। माप देखो प्यारे बच्चों, हरित राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी माप कैसे होती है, देखो कैसे मापते हैं। पहला इसकी माप कैसे होती है उसको देखो, ठीक है, देखना एक मिनट। चलो सबसे पहले सामान्य राष्ट्रीय आय निकाली जाती है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सामान्य जनरल नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है, जनरल नेशनल इनकम निकालते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्रदूषण, जंगल कटाई, जल और मिट्टी का क्षरण जैसे हानियों का मूल्य घटाया जाता है। सबसे पहले हम जीएनआई निकालेंगे और जीएनआई निकालने के बाद बेटा इसमें से माइनस करेंगे प्राकृतिक क्षति या प्राकृतिक नुकसान, ठीक है, प्राकृतिक नुकसान, इसको हम माइनस कर लेंगे। इससे जो राशि बचती है वही हरित राष्ट्रीय आय कहलाती है। उसके बाद इससे जो बचा है ना तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्यारे बच्चों ग्रीन नेशनल इनकम। ग्रीन नेशनल इनकम नहीं, ये तो ये हो गया, हाँ बिल्कुल जनरल राष्ट्रीय आय, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए, ग्रीन नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं, ऐसे इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मापते हैं। इसके बाद जो निकला जीएनआई, समझ गए कैसे मापते हैं ना। चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है पर्यावरण की विशेषता बताइए, मतलब कि हम अपने नेचुरल हाउस की विशेषता बताएं। भैया हमारा नेचुरल हाउस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, हमको मजा आता है इसमें रहने में। आता है या नहीं आता है, आता है ना, बिल्कुल हमें क्या आता है, बहुत मजा आता है। पर्यावरण की विशेषता बताइए बेटा। पर्यावरण की विशेषता निम्न है। पहला, सभी जीव और निर्जीव तत्वों का सम्मिलन। पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य सभी शामिल है। ये एक विशेषता है कि हम सभी अपने पर्यावरण में मिलके रहते हैं, है ना। जीवन के लिए आवश्यक है, पर्यावरण क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण में ही हमें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जल, वायु, मिट्टी, गैस, है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सभी क्या मिलते हैं, पर्यावरण की विशेषता है, क्योंकि पर्यावरण में ही मिलते हैं। संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण भैया एक संतुलन बनाए रखना है, ये विशेषता है इसकी। मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी के बीच एक बैलेंस बनी रहती है, किसकी वजह से, पर्यावरण। परस्पर निर्भरता, पर्यावरण में सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर है। पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण की एक खास विशेषता ये भी है कि वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ये इनकी विशेषता है। अगला विशेषता प्यारे बच्चों, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों पहलू। इसमें कुछ तत्व स्थिर हैं और कुछ लगातार बदलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों पेड़ पर्वत देख लो, है ना, पठार देख लो, ये सब क्या है, स्थिर है। क्या पर्वत को ऐसे उठा के किसी दिन यहाँ पे बदल देंगे क्या, उठा पाओगे? रावण समझते हो क्या अपने आप को? हाँ बेटा, रावण समझते हो नहीं ना प्यारे बच्चों, रावण भी एक अद्भुतशाली है ना, अद्भुत शक्तिशाली है बेटा। एक बार क्या हुआ था प्यारे बच्चों, शंकर भगवान कैलाश पे बैठे हुए थे और रावण गया, उनको क्या करना था, प्रणाम करना था शंकर भगवान को। तो पार्वती मैया जो थी शंकर भगवान के साथ बैठी थी, अब वो गया प्रणाम करने तो कैलाश हिलने लगा। अब पार्वती मैया पूछती हैं कि महादेव ये क्या हो रहा है, ये अचानक ये क्या हो रहा है? तो शंकर भगवान ने बोला कि टेंशन मत लो, मतलब कि चिंता ना करो, हमारा भक्त मुझे प्रणाम करने आया है। अब वो चौंक हो गई, भैया ये कैसा प्रणाम है? तो वो बोलती है कि रावण आया है, वो अपना सिर नहीं झुका सकता है, इसलिए उसने कैलाश को उठा लिया है अपने सिर पे लगाने के लिए। समझ रहे हो? एक भक्ति अद्भुत लेवल पे है प्यारे बच्चों, और एक शक्ति भी अद्भुत लेवल पे है।
मतलब कि उसे किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, तो वो भगवान के आगे भी नहीं झुकता था, उसने कैलाश को ऐसे उठा लिया सर पे लगाने के लिए। मतलब कि महादेव की पूजा कर रहा था, महादेव को उसको प्रणाम करना था, तो उसने कैलाश को ही उठा लिया, उसके बाद अपना सर लगाया, फिर कैलाश को रख दिया। समझ रहे हो, ये होती है शक्ति। तो क्या आप लोग भी कर दोगे क्या ऐसा? हाँ, ऐसा मत सोचना बेटा कि कुछ हो जाएगा, आया समझ में? ठीक है, पर्वत है तो पर्वत क्या है? स्थिर है। पठार क्या है? स्थिर है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तन भी होते हैं। क्या? जो परिवर्तन होते हैं, जैसे मौसम, जलवायु, ये सब क्या है? बदलते हैं। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखना, पर्यावरण के तत्व कौन से हैं? पर्यावरण के तत्व कौन से हैं? फिर बच्चों, पर्यावरण के तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक तत्व और जैविक तत्व, है ना। तो पहले भौतिक तत्व में देखो प्यारे बच्चों, क्या आएंगे? पहाड़, पर्वत, मैदान, नदी, समुद्र, झील, हवा, जलवायु, है ना, खनिज, मिट्टी, वन, ये सब क्या है? ये सब भौतिक पर्यावरण है जिसमें प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। ठीक है, पर्यावरण का प्यारे बच्चों एक ऐसा घटक जिसमें क्या होते हैं? जिसमें प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं, वो हमारा भौतिक पर्यावरण होता है। क्लियर? और प्यारे बच्चों दूसरा तत्व क्या है? तो दूसरा होते हैं इसके जैविक तत्व, है ना, बायोलॉजिकल जैविक तत्व। इसमें क्या है? इसमें जीव जंतु शामिल किए जाते हैं, सजीव पदार्थ, है ना। इसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जीव जंतु, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पेड़ पौधे, वनस्पति, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब क्या है? ये सब सूक्ष्म जीव है। तो इन सब को शामिल किया जाता है जैविक तत्वों में। क्लियर ओवरऑल, है ना? समझ गए? पर्यावरण के दो घटक आपके सामने थे और आपने बहुत अच्छे से इसको देख लिया। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ओ भैया, पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें? बिल्कुल करेंगे, है ना। पर्यावरण नहीं भैया, वही हम सोचे, प्रदूषण, सॉरी प्रदूषण, है ना। प्रदूषण की विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें बेटा। प्रदूषण यानी कि जब हमारे पर्यावरण में कुछ हानिकारक चीजें आके शामिल हो जाती है, हानिकारक सामग्री शामिल हो जाती है, तो इससे क्या होते हैं? प्रदूषण होते हैं। मेरे बच्चों इसके अलग अलग होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना। इन सभी चीजों के बारे में मैंने चैप्टर में अच्छे से आपको पढ़ाया था। मेरे बच्चों वायु प्रदूषण यानी कि क्या होते हैं मेरे बच्चों? जब कुछ हानिकारक गैस जैसे धुआं वगैरह आके हमारे पर्यावरण के हवा में, है ना, पर्यावरण में वायु में क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। वायु में हानिकारक गैस और कणों का मिलना, कचरे, कंपनी से जो कचरा धुआं निकल रहा है, मोटर गाड़ी, वाहन वगैरह से जो धुआं निकलता है ना, फिर मेरे बच्चों हम कुछ जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, ये सब क्या है? हानिकारक है। और जब वायु में मिलते हैं तो इससे क्या होते हैं? प्रदूषण होते हैं। और सांस की बीमारी, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, ये सब इसके प्रभाव है। जल प्रदूषण प्यारे बच्चों, तो जल प्रदूषण जल स्रोत में अपशिष्ट रसायन और जीवाणु मिलना, इससे क्या होते हैं? जल प्रदूषण होते हैं। जब अपशिष्ट पदार्थ हो गए, रसायन पदार्थ हो गए, जीवाणु जब ये जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण होते हैं। कारण क्या है? औद्योगिक कचरा, कंपनी से निकलने वाले वो सुंदर सुंदर जो कचरे होते हैं ना, हट, सुंदर सुंदर कचरा होता है नहीं, कंपनी से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, वो सीवेज, कृषि रसायन, ये सभी प्यारे बच्चों जब जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषण होता है। और प्रभाव क्या है? पीने का पानी की कमी होती है, मछलियों और जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। बिल्कुल, जल में जितने सूक्ष्म जीव है फिर क्या होंगे? उनकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है जल प्रदूषण के कारण। समझ गए? ये इनके प्रभाव है। अगला प्रदूषण देखो प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण। क्या है? ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, अत्यधिक और हानिकारक शोर, है ना। अब बैठ के बेस बजा दिए बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों ये क्या है? तुम्हें तो ये बेस बहुत मजा आ रहा है ना, तुम्हें तो ये वाला बेस बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बउआ बगल में जो सो रहा है उसको तो डिस्टर्ब हो रहा है ना है ना। अच्छा एक बात बताओ, शहर के लोग क्यों परेशान होते हैं तुम्हें पता है? क्योंकि वहां पे इतनी गाड़ियां चलती है बेटा, इतनी गाड़ियां चलती है ना कि वो लोग ध्वनि प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं। ओई माँ, फट गया कान एकदम है ना। ध्वनि प्रदूषण मेरे बच्चों कारण वाहन, निर्माण कार्य, औद्योगिक मशीन खट्टर 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 चलेगा। तुम्हारे जंगला के पास कोई लाके जनरेटर अगर चला दे फिर, हाँ, फट 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 करेगा। तो प्यारे बच्चों ये सब ध्वनि प्रदूषण है। और इसके प्रभाव ये होते हैं कि सुनने की समस्या, बोलेगा खाना खाया, आए पानी पिया, खाना खाया, आए गाया, खाना खाया, नहीं हमें नहीं जाना, हाय भगवान सुनने की समस्या होती है, तनाव होती है, सिर दर्द प्यारे बच्चों, नींद में कमी, है ना। ये सब क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है। क्लियर? चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा समाप्त होता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। कहाँ जाएंगे प्यारे बच्चों? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। दीर्घ और लॉन्ग को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर? ऑल क्लियर।
चलो तो प्यारे बच्चों अब पहला क्वेश्चन वही है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी सोचो प्यारे बच्चों, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भैया, है ना। देखो, सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित न करे। भैया तू वर्तमान में करना, भैया तू कर, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि भविष्य की पीढ़ियों, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंचाओगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सतत विकास का मतलब है दोनों पीढ़ी साथ में रहे। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता शामिल है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दीर्घकालीन संतुलित विकास निश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों कि हमारी पर्यावरण में क्या हो, दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित रहे और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो। यह होता है सतत विकास। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, धारणीय विकास की आवश्यक शर्तें क्या है? आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है ना। धारणीय विकास की आवश्यक शर्तें प्यारे बच्चों, इसकी आवश्यक शर्तें देख लो। पहला है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ये जस्ट अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, है ना। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग करें ताकि आने वाली भविष्य में भी ये बचा रहे। पर्यावरण संरक्षण, हमारे पर्यावरण में जल, वायु, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब जितने हैं इनका क्या करना, सुरक्षा करना। सामाजिक समानता और न्याय, समाज में रहने वाले सभी वर्गों के बीच समान अवसर और समान लाभ हो, इसका उद्देश्य है। इसकी शर्तें हैं आर्थिक स्थिरता, मतलब कि आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन बने रहे, संतुलन बना रहे, समझ रहे हो। और तकनीक और नवाचार, यानी कि प्यारे बच्चों संसाधन को बचाने के लिए भैया कोई नया तकनीक लाओ, है ना, कुछ नया उपाय करो, आइडिया लाओ। ये क्या है? इसकी शर्त है सतत विकास या धारणीय विकास की। आर्थिक विकास में इसका महत्व क्या है? चलो प्यारे बच्चों इसको समझ लेते हैं कि भैया आर्थिक विकास में तहार महत्व काबा देखा जा तो आर्थिक विकास में महत्व ये है कि धारणीय विकास आर्थिक वृद्धि को दीर्घकालिक और सुरक्षित बनाता है, दीर्घकालिक और सुरक्षित बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास क्या करता है? धारणीय विकास आर्थिक विकास को क्या करता है? सुनिश्चित करता है और दीर्घकालीन यानी कि एक लंबा समय के लिए बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का दोहन न हो और पर्यावरण क्षतिग्रस्त न हो, यानी कि हमारा संसाधन भी खराब न हो, क्षति नहीं हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसके जरिए रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं, जीवन स्तर सुधरता है और आने वाली पीढ़ियां भी विकास का लाभ उठा सके। यह विकास को संतुलित, टिकाऊ और सभी के लिए लाभकारी बनाता है। समझ गए? इतना जरूरी है आर्थिक विकास में प्यारे बच्चों, ये महत्व है धारणीय विकास की, सतत विकास की, कि ये हमारे पूरे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है, हमारी बेटा जो आर्थिक वृद्धि है उसको स्थिर बनाए रखती है, लंबे समय के लिए भविष्य की चिंता करती है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोचती है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास और सतत विकास में क्या अंतर है? बहुत वेरी गुड प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक विकास और सतत विकास में अंतर देखना प्यारे बच्चों, अंतर देख लेते हैं जरा, है ना। चलो अंतर की तरफ बढ़ते हैं हम। बिल्कुल, आर्थिक विकास, सतत विकास, किसी देश की आर्थिक शक्ति, आय और उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास होती है प्यारे बच्चों, है ना। और सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरत पूरी करे और भविष्य की पीढ़ियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। आर्थिक विकास में प्यारे बच्चों आर्थिक लाभ, उत्पादन और धन वृद्धि होती है। सतत विकास में प्यारे बच्चों आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण और सामाजिक समानता का संरक्षण होता है। आर्थिक विकास में प्यारे बच्चों पर्यावरण पर ध्यान कम या न के बराबर। आर्थिक विकास सोचता ही नहीं भैया रहंदा जैसे चलाता चलेगा, लेकिन सतत विकास प्यारे बच्चों पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखाता है। आर्थिक विकास से असमानता बढ़ सकती है, लेकिन प्यारे बच्चों सतत विकास को पता है ना, सतत विकास की विशेषता, सतत विकास की शर्त ही है समानता और न्याय, समान अवसर और समान लाभ सुनिश्चित करना, है ना। समझ गए? ये थे प्यारे बच्चों आर्थिक विकास और सतत विकास में अंतर। अब प्यारे बच्चों देखो सतत विकास की परिभाषा दे, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, सतत विकास की परिभाषा भैया कितनी बार दे दिया, है ना। इसकी मुख्य विशेषताएं देखो वो भी जान लेते हैं। सतत विकास प्यारे बच्चों एक विकास ऐसी है जो वर्तमान के साथ साथ, है ना,
वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे और लोगों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाए, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं और प्राकृतिक संसाधन को खतरे में न डाले। यानी कि जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखता चलता है वो होता है सतत विकास। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसकी मुख्य विशेषता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा करना, सामाजिक समानता और न्याय को लाना। ये इसकी मुख्य विशेषता है ना। बहुत बार हमने देख लिया। प्यारे बच्चों, इसकी विशेषता है आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास। विकास के दौरान लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार हो, लेकिन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। दीर्घकालीन दृष्टिकोण है, यानी कि लंबे समय के लिए विकास के बारे में सोचती है। ये कहती है कि भैया हमारा जो विकास है लंबे समय तक बने रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आर्थिक विकास की माप कैसे की जाती है? आर्थिक विकास की माप मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय और उत्पादन के आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। इसके प्रमुख उपाय निम्न है। पहले बच्चों, वैसे आर्थिक विकास को सिंपल से मापने के लिए आपको पता है GNI, ग्रीन नेशनल इनकम के द्वारा हम इसको माप सकते हैं। लेकिन पहले बच्चों, इसको देखो यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय आय और उत्पादन के आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। पहला GDP द्वारा, है ना, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा हम आर्थिक विकास को मापते हैं। GDP क्या होता है? किसी देश में एक साल में कुल उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्लियर? तो GDP के द्वारा हम आर्थिक विकास को मापते हैं। GNP के द्वारा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा हम आर्थिक विकास को मापते हैं। बेटा नेशनल इनकम, क्या? नेशनल इनकम के द्वारा भी हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्यारे बच्चों किसी देश में एक व्यक्ति की आय कितनी है उसके द्वारा भी हम आर्थिक विकास को मापते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। और विकास दर, यानी कि हमारा देश कितना विकास हुआ, इसके जरिए भी हम क्या करते हैं? इसके जरिए हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। विभिन्न वर्षों में GDP और GNP में वृद्धि के प्रतिशत से आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। समझ गए? GDP और GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के वृद्धि के प्रतिशत से आर्थिक विकास की माप की जाती है। विकास दर होता है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत में प्रदूषण की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रदूषण की समस्या, हाँ भैया ये तो समस्या बहुत गंभीर समस्या है ना। बिल्कुल, देखना जरा। भारत में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यहाँ वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। बिल्कुल, ये सारे प्रदूषण है ना। बड़े शहरों में वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। कंपनी से निकलने वाली धुआं, ये सबसे वायु प्रदूषण होती है। नदियों और जल स्रोतों में औद्योगिक और घरेलू कचरा जल प्रदूषण का कारण बनता है। समझ गए? इससे क्या होते हैं? जल प्रदूषण के कारण बनते हैं, है ना। क्या करते हैं लोग? पशु को नहला देते हैं, कंपनी से कचरा निकाल के पानी में फेंक देते हैं। जल प्रदूषण, प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरक मिट्टी की उर्वरता कम करते हैं। शोरगुल और निर्माण कार्य ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। बिल्कुल, शोरगुल यानी कि जो हल्ला होती है ना बेटा, उससे क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण होती है। इन सब के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी जैसे समस्याएं बढ़ रही है। प्रदूषण किसी भी तरह से अच्छा नहीं है ना। इसके कारण ये सभी चीज हमें देखने को मिलती है। क्लियर? अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण में अवशोषी क्षमता से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण की अवशोषी क्षमता में गिरावट का क्या प्रभाव होगा, है ना। तो देखिए, पर्यावरण की अवशोषी क्षमता से तात्पर्य है पर्यावरण की वह क्षमता जिससे यह प्रदूषण और हानिकारक तत्वों को अपने भीतर अवशोषित करके संतुलन बनाए रख सके। पर्यावरण की अवशोषी क्षमता, अवशोषी माने शोषण करना, है ना। किसको? भैया प्रदूषण और हानिकारक जो चीज है उनको क्या करता है? अवशोषित करके क्या बनाएगा? संतुलन बनाए रखना, बिना कि जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए। बिना इन सभी चीज को नुकसान पहुंचाए जब वो संतुलन बनाता है पर्यावरण में, इस क्षमता को अवशोषी क्षमता कहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल, मिट्टी, जल स्रोत प्रदूषण को अवशोषित कर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। क्लियर? यानी कि अवशोषी क्षमता, पर बच्चों पर्यावरण का अवशोषी क्षमता वह क्षमता होती है जो क्या करते हैं? हानिकारक और प्रदूषण चीजों को अपने अंदर शोषित करके पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है। क्लियर? अब देखो प्यारे बच्चों, पर्यावरण की अवशोषी क्षमता में गिरावट का क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव क्या है? जब यह गिरेगी तो पहला, प्रदूषण में वृद्धि। बिल्कुल, अगर अवशोषी क्षमता कम होगी प्रदूषण बढ़ेगा।
स्वास्थ्य समस्याएं, इंसानों और जानवरों में रोग, सांस की बीमारियां, त्वचा, आंखों की समस्या बढ़ती है। प्यारे बच्चों, अवशोषी क्षमता के कम होने से जैव विविधता का नुकसान, जैव विविधता धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा, है ना, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को बचा कौन रहा है? पर्यावरण की अवशोषी क्षमता बचा रही है, और जब ये नहीं रहेगा तो इसका नुकसान होगा। दीर्घकालीन पर्यावरण समस्या, बिल्कुल लंबे समय के लिए पर्यावरण समस्या आ सकती है ना। चलो देखो यहाँ पे है दीर्घकालीन पर्यावरण समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ती है इसके गिरावट से। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखना, वैश्विक उष्णता क्या है? वर्तमान समय में वैश्विक उष्णता एक गंभीर पर्यावरण मुद्दा क्यों है? वैश्विक उष्णता क्या है भैया? प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, वैश्विक उष्णता की बात करते हैं तो वैश्विक उष्णता से तात्पर्य है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के तापमान में लगातार वृद्धि होना। पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार बढ़ोतरी होना ही वैश्विक उष्णता है। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ता स्तर। ये क्या है? यही बहुआ बदमाश गैस है, याद आया ना? ये क्या है? बदमाश गैस है जो ग्रीन हाउस को बढ़ाते हैं, जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी में फंसा लेते हैं और गर्मी को बढ़ाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी है वो पृथ्वी हमारे वायुमंडल में ही रह जाती है, वायुमंडल से बाहर नहीं जाती है, जिस वजह से गर्मी बढ़ती है। एक गंभीर पर्यावरण मुद्दा क्यों है? जलवायु परिवर्तन, है ना। इससे क्या होता है? इससे जलवायु परिवर्तन होता है, इससे ग्लेशियर पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि होता है ना। जब गर्मी बढ़ेगी प्यारे बच्चों तो बर्फ पिघलेगी, है ना, समुद्र स्तर बढ़ता है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा भी होता है। जैव विविधता पर असर, भैया ज़्यादा गर्मी होता है तो जैव विविधता उस गर्मी को सहन नहीं करते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कृषि और भोजन पर प्रभाव, तापमान बढ़ने से फसलें भी तो प्रभावित होती है ना। बोलते हैं ना बड़ा गर्मी है, तनी से बारिश हो जाता तो फसल को राहत मिल जाता। और प्यारे बच्चों, मानव स्वास्थ्य पर खतरा, गर्मी, प्रदूषण और जल संकट के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती है कि नहीं? बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है समाप्त, ठीक है, द एंड। यहाँ पे हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 कर लिया है समाप्त। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होता है। प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं आप सभी से अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में। तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय भारत, जय बिहार।